माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। शेख का जीवन बड़ी ही परेशानियों से भरा पड़ा हुआ था। वह हर दिन सेठ चंगीलाल के यहाँ जाता नौकरी पर, सारा दिन काम करता और फिर घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता था। जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही थी शेख की। एक दिन शेख चंगीलाल के यहाँ से काम करके आ रहा था तो उसी रास्ते से एक फकीर अपने सिर पर और पीठ पर 3 बोरियां लादे हुए आगे बढ़ रहा था, एक शहर से दूसरे शहर की ओर। वह फकीर काफी बूढ़ा भी था और काफी देर से लगातार सफर कर रहा था। चलते चलते थोड़ी देर बाद वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ और इस वजन को लादकर अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही। सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और मैं तुम्हें मदद करने के बदले 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही जिससे कि मैं इन बोरियों को उठाकर आगे बढ़ सकूं। तुम मेरी एक बोरी अपने साथ ले चलो और मुझे दूसरे शहर तक छोड़ आओ। अरे कोई बात नहीं बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। कहिए आपको किस शहर में जाना है? इतना बोलकर एक बोरी शेख उठा लेता है और 2 बोरी फकीर बाबा उठा लेते हैं। तभी अचानक से शेख को एहसास हुआ। शेख के यह सब सोचते सोचते उसका गांव निकल चुका था और वह एक सुनसान रास्ते पर आ गए थे। वह रास्ता एक भयानक जंगल से होता हुआ गुजर रहा था। जब वे दोनों जंगल से गुजर रहे थे तभी शेख फकीर से कहता है, बाबा, आप इन बोरियों में ऐसा क्या ले जा रहे हैं जो इतनी भारी हैं? कुछ नहीं बेटा, इस बोरी में बस तांबे के सिक्के हैं, इसीलिए इस बोरी में बहुत वजन है। शेख बाबा फकीर की यह सब बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है। लगता है बाबा कोई व्यापारी है जो इतने सारे सिक्के ले जा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना ये सब जानकर? मुझे तो सिर्फ इन बोरियों को इस शहर से उस शहर तक छुड़वा कर आना है। जैसे ही उसके मन में तांबे के सिक्के का ख्याल आया तो उसने यह सोचकर उस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया और बिना कुछ दिमाग लगाए आगे की ओर चलता गया। चलते चलते बहुत समय बीत गया और अब वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। बाबा, हमें ये नदी पार करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम उस शहर की ओर आगे बढ़ पाएंगे। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। हमें इस नदी को पार करना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना बोलते ही शेख नदी के उस पार पहुंच जाता है एक बोरी को लेकर। शेख को नदी पार करना भली भांति आता था। बाबा, आप भी इस नदी को पार करके इस किनारे आ जाइए। लेकिन बेटा, जैसा कि तुम्हें पता ही है, अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि जिससे मैं इन 2-2 बोरियों को लादकर इस नदी को पार कर सकूं। बेटा, मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। अगर मैं इस नदी में गिर गया तो मेरा क्या होगा? बेटा, क्या तुम मेरी एक और बोरी ले सकोगे? उसके बदले में मैं तुमको 5 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नहीं बाबा, आप मुझे ये बोलकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अगर आप मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपको इस नदी को पार करा लूंगा और मैं आपको उस दूसरे शहर तक पहुंचाऊंगा। बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लग रहे हो जो तुम मेरी मदद कर रहे हो। बेटा, मैं इस रास्ते पर और नहीं चल सकता। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं इस बोरी को भी लेकर इस रास्ते पर आगे बढ़ सकूं। मैं तुम्हें 5 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा
तुम मेरी इस एक और बोरी को ले चलो और मुझे ये रास्ता पार करा दो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि ये बोरी गलती से भी गिरनी नहीं चाहिए। अरे बाबा, आखिरकार इस तीसरी बोरी में क्या है ऐसा? बेटा, इस बोरी में स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो भी पूरी 5,000। इतना सुनकर शेख मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और तुरंत वह तीसरी बोरी भी फकीर बाबा से ले लेता है। फिर वे दोनों उस शहर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब फकीर बिना वजन के आसानी से आगे बढ़ रहा था, जबकि शेख भारी वजन होने की वजह से बाबा के साथ धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब से उसने फकीर के मुख से सोने की स्वर्ण मुद्राओं से भरी उस बोरी के बारे में सुना था, वह रास्ता उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। उसका मन उछाल मार रहा था। अगर इस बाबा का सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरा सारा जीवन आसानी से निकल जाएगा। और वैसे भी अब ये बाबा बूढ़ा हो चुका है, इन्हें इतने सारे धन की क्या जरूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट ही चुका है लगभग। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इस सारे धन को लेकर भाग जाऊं। शेख के मन में लालच की वजह से अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। लालच उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो गया था और उसका मन सारे धन को लेकर भाग जाने के लिए तरह तरह के विचार उसके अंदर ला रहा था। लगता है ये बाबा कोई बहुत बड़ा चोर है, जो इतना सारा धन चुरा कर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर की तलाश में जा रहा है। अगर ये कोई व्यापारी या इस धन का मालिक होता तो इस तरह पैदल यात्रा थोड़ी करता, वो भी एक जंगल से होते हुए। लगता है ये बाबा वाकई चोर है, और एक चोर से चोरी करने में भला क्या ही बुराई है। इतना सोचते सोचते शेख तेजी से आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वह फकीर बाबा से काफी आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद शेख बाबा की आंखों से ओझल हो गया और वह फकीर बाबा शेख को वहां देख रहा था। इस धन से मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे सेठ चंगीलाल के यहाँ नौकर की तरह नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास अब बहुत सारा धन होगा। शेख और तेजी से चलने लगा और बाबा की आंखों से ओझल हो गया। बाबा को धोखा देकर वह वापस अपने घर की ओर लौट आया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे, अब उस बाबा से तो पीछा छूट गया है। क्यों ना अब जल्दी जल्दी से इन बोरियों को खोल लूं और अपना सारा धन निकाल लूं। इतना सोचते सोचते उसने पहली बोरी खोली तो उसमें लोहे के जंग लगे हुए बहुत सारे सिक्के निकले। यह सब देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। बाबा ने तो कुछ और ही कहा था। यह सोचते सोचते शेख ने दूसरी बोरी भी खोली और उसमें भी उसे वही लोहे के जंग लगे हुए सिक्के मिले। यह सब देखकर शेख सोचने लगा, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उस बाबा ने तो कुछ और ही बोला था। इतना सोचते सोचते उसने वह सोने की स्वर्ण मुद्राओं वाली बोरी खोली, लेकिन उसमें भी वही लोहे के जंग लगे हुए सिक्के निकले। यह देखकर शेख बहुत ही क्रोधित हो गया फकीर पर। उस फकीर बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में स्वर्ण मुद्राएं हैं और एक में चांदी के सिक्के और एक में तांबे के सिक्के? वह इतना सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर उन सिक्कों पर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, यह पूरा नाटक एक सच्चे व ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया एक नाटक है। मैं फकीर नहीं, इस राज्य का राजा हरिश्चंद्र हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने अपने राज्य से उत्तराधिकारी के लिए ये षड्यंत्र रचा था।
ताकि मैं अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए एक ऐसे इंसान का चुनाव कर सकूं जो प्रजा की रक्षा कर सके, जो बिना किसी मोह माया के इस राज्य के राज्य सिंहासन पर बैठ सके, इस राज्य का राज्यभार संभाल सके, इस राज्य का राज